हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज क्लास 10th का बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपके मार्क एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर कम से कम कुछ नहीं तो आपके एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के करीब रहने वाला है। एक फुल लेंथ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में टू वेरिएबल। तो दो मतलब क्या होता है? टू। चर मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वेरिएबल। और रैखिक मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। तो मैं ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, समझाऊंगा भी इंग्लिश में हिंदी में दोनों, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है उन्हें भी बेनिफिट मिले और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आप बच्चों को। आपने क्लास 7th में, 8th में, 9th में सीख के वेरिएबल्स क्या होते हैं? कौन बताया वेरिएबल्स के बारे में? क्या होते हैं वेरिएबल्स? देखो, वेरिएबल्स आपने कहा कि सर ये चार अक्षर होते हैं वो हिंदी में। देखो, वेरिएबल्स लाइक जो बेटा जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो फिक्स नहीं है, एक्स वाई, ये सब क्या है? एक वेरिएबल्स है। और हम एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बोलते हैं? अचर। लाइक 1 2 3 5 7, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अगर कहीं लिखा है 5 तो 5 ही रहने वाला है, वो चेंज तो ना होगा। अगर आपसे मैं कह दूं कि जो ये व्हाइट बोर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है 125 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। लेकिन मुझे पता ना हो, मैं कह दूं भाई इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने इसे एक एक्स मान लिया, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल्स मान लेंगे, ठीक है। तो जब हमें कुछ पता ना हो तो हम उसे क्या बात करते हैं? वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब देखो, यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में सीख के आए हो। लीनियर का मतलब देखो, रैखिक का मतलब क्या सीखा था आपने? जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों? एक होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? घात एक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2x + 5 = 0 की घात कितनी है बेटा? एक है। डिग्री एक है तो वहां पे हम बात करेंगे। तो आपको ऐसी इक्वेशंस पढ़नी है जिसकी डिग्री एक होनी चाहिए और कोई दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। और पेयर मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ, देखो पेयर मतलब क्या होता है बेटा? एक तरह से जोड़ा, ठीक है। पेयर है, यहां पर हम जोड़े की बात कर रहे हैं। युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मतलब बेटा क्या होता है? जोड़ा। अब देखो, जोड़ा मतलब क्या है? यहां पर हम एक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, कितने इक्वेशन की बात करेंगे? दो की बात करेंगे। तो पहले तो वो समझ में आया कि यहां पर हम ऐसी इक्वेशन की बात करें जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? एक। यहाँ पर हम कितने वेरिएबल्स की बात करेंगे? चर। दो की बात करेंगे। और कितनी इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर? दो। सपोज 2x + 5y + 10 = 0, 3x - y + 20 = 0। देखो, यहाँ भी दो वेरिएबल है, हाँ या ना? यहाँ भी दो वेरिएबल है, से ठीक है। इसकी डिग्री बेटा 1 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसे बोलेंगे युग्म, जोड़ा बोल लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? से हम पेयर। पेयर मतलब दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं। दो इक्वेशनों की बात करेंगे और दोनों इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए? एक। और दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स और वाई। कोई डाउट यहाँ तक? तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या था, ओवरव्यू समझ में आया? रियल इस चैप्टर में तो कई सारी बातें तो हम करेंगे, बट आपको इतना समझ में आ गया कि हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बेसिकली क्या जानना है अपने पढ़ा। देखो, मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है 2x + 5y + 10 = 0। x के साथ वाले को हम नाम देंगे a1, b1 इज अ कांस्टेंट टर्म c1, ठीक है। यहाँ एक और देखो 3x - 1y + 20 = क्या लिख दिया? 0। इट इज कॉल्ड a2, b2 और ये c2। देखो, a1 and b1 does not equal 0,
बस एक बात ध्यान देना, A1 और B1 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा कि सर अगर A1 या B1 कोई भी 0 हो गया, सपोज 2x प्लस 0y प्लस 10 ऐसे हो जाए, तो बेटा 2x ये तो 0 बन जाएगा और क्या बचेगा ये 10। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है, रेखीय समीकरण तो है, लेकिन दो चर में नहीं है। कितने में? ये एक चर वाले, क्या बोलेंगे इसको हम, लेकिन हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो ये ऐसी बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बताया मैंने आपको दोबारा, देखो A1 और B1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बेटा वो कभी भी दो चर वाले की समीकरण नहीं रह जाएगी। सिमिलरली इसी तरह A2 एंड B2 डज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, तो A2 और B2 भी 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो रैखिक समीकरण नहीं बनाया जाएगा, दो चर वाले समीकरण नहीं रहेगा। तो हमेशा कैसे होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान लो दो फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम बताओ कोई से भी। एक राधा, एक मोनिका, ठीक है। राधा के पास 50 रुपये हैं, मोनिका के पास 100 रुपये हैं। हाँ भाई समझ में आ रहा है? राधा के पास 50 रुपये हैं, मोनिका के पास 100 रुपये हैं। राधा क्या करना चाहती है, एक पेन खरीदना चाहती है और एक बुक खरीदना चाहती है, किताब, ठीक है। एक बार पेन खरीदना चाहती है, किताब खरीदना चाहती है। पेन की कीमत दे रखी है 5 रुपये और बुक किताब की कीमत दे रखी है 10 रुपये सपोज। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में देख के कि बताओ राधा कितने पेन खरीदती है और कितने किताब खरीदती है, कुछ पता चल रहा है? नहीं। हो सकता है राधा क्या करे, 2 पेन खरीद ले, हो सकता है। अगर 2 पेन खरीद लेगी राधा, कितने रुपये खर्च हो जाएंगे राधा के? 10 रुपये खर्च हो जाएंगे। कितने रहेगा? 40 रुपये। 40 में से वो किताब खरीद लेगी, कितनी किताब आ जाएगी? 4। हाँ या ना? यस या नो? ठीक है। और अगर बेटा राधा क्या करें, 4 पेन खरीद लें तो किताब कम खरीद लेगी। बात मानने में समझ आया कि नहीं आया? तो मुझे पता नहीं है कि राधा कितना पेन खरीदती है और कितना ही किताब खरीदती है। इसके लिए हम क्या मानेंगे वो डिस्कस करेंगे। सेम बात करते हैं मोनिका के साथ भी। मोनिका भी पेन खरीदना चाहती है और किताब खरीदना चाहती है। अब इस एग्जाम्पल को हम पूरा अच्छे से डीपली समझेंगे, पहले कॉपी कर धरकर। अब देखो इसका हम समझना एग्जाम्पल। यहाँ हम बात करेंगे राधा की, यहाँ बात करेंगे मोनिका। देखो आपने कहा कि सर राधा 2 पेन खरीदती है 5 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये खर्च कर देगी बेटा वो? 10 रुपये। अब कितने रुपये रह गए उसके पास? 40 रुपये रह गए ना, 40 रह गए। तो 40 रुपये में 10 रुपये की एक किताब आती है, तो कितनी किताब खरीद लेगी? 4। राधा के कितना रुपये खर्च हो गए? 50 रुपये। ये बेटा कितने पेन की संख्या और ये किताब की संख्या, कोई डाउट मन में? लेकिन ये तो आपने माना है, मैंने माना है, हाँ या ना? हो सकता है राधा के मन में हो, नहीं भाई मैं 4 पेन खरीदूंगी, 20 रुपये खर्च कर दूंगी पेन पे, मेरी मर्जी। और हो राधा क्या कहे कि 30 रुपये खर्च करूंगी किताब के ऊपर, हाँ या ना? ये भी तो सकता है, 4 के पेन खरीद ले और 3 किताब खरीद ले, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चेक कर लो, हाँ या ना? हो सकता है। एक बार बताओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बेटा इसके अलावा तो ये भी तो हो सकता होगा फिर। 5 × 6 30 रुपये खर्च कर दे पेन पे, हाँ या ना? और राधा क्या करे, 20 रुपये खर्च कर दे किताब पे, ये भी तो सकता है, हाँ या ना? ठीक है। ये 6 पेन खरीदती है, 2 किताब खरीदती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कितना पेन खरीदती है, कितनी किताब खरीदती है। मैं क्यों मान लूँ? अपने मन से मानूंगा, हो सकता है वो नहीं खरीदती हो, तुम्हारा तो मानना गलत हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो बेटा मैंने क्या मान लिया? नंबर ऑफ पेन को x, क्या मान लिया? x। तो लेट नंबर ऑफ पेन x, नंबर ऑफ बुक्स को क्या मान लेंगे बेटा? y। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, देखो मोनिका कितना पेन खरीदती है, राधा कितना पेन खरीदती है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो क्या मान लिया? x और y मान लिया। एक बार बताओ, 5 रुपये खर्च करती है पेन पे, और पेन की बेटा क्वांटिटी कितनी है? नंबर ऑफ पेन कितने? x। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, फिर प्लस आ जाएगा। एक किताब कितने की है? 10 की। और बुक कितनी खरीदती है? y। हमें y की वैल्यू नहीं पता तो y लिख दिया। इक्वल टू में क्या लिख देंगे? 50, हाँ या ना?
तो ये बेटा क्या बन गया, 5x + 10y - 50 = 0। देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा LHS, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, RHS। हाँ है ना, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। मैं 50 को धर ले आया, यहाँ जो को 5 दिखाई दे रहा है ना, ये A1 है, क्या है A1, और जो 10 दिखाई दे रहा है ना ये B1, और बेटा ये दिखाई दे रहा है ना ये C1 इज अ अचर। C1 मतलब क्या होता है, अचर इज अ कांस्टेंट। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है इंग्लिश में। बात समझ आ रही है। एक बात और नोटिस करना, कितने वेरिएबल हो गए इसके अंदर, अबे बेवकूफ, 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल इसके अंदर, 2। कैसे, एक x और एक y। आपको 3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 है कहीं, 3 तब होता है ना जब x y z एक और होता है। यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, एक x और एक y। ये इक्वेशन किसके लिए बन गई है, राधा के लिए। ऐसे लिए इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे बेटा, मोनिका के लिए। हाँ जी, पेन कितना है मोनिका, वही 5 रुपये के हिसाब से, और ये कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। तो एक काम करेंगे, 5x × 10y = कितना आ जाएगा, 100। 5x + 10y - 100 = इसको क्या नाम देंगे, A2 B2 इज अ C2। ये क्या है बेटा, अचर, कांस्टेंट है। कोई डाउट मन में। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये रही, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये रही। 2 इक्वेशन बन गई, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे युग्म बोलेंगे, इंग्लिश में पेयर बोला जाएगा। कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो 2 चर दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश में 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बात और, डिग्री कितने बेटा इसकी, घातें 1 है। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होनी चाहिए, और 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, कितने इक्वेशन की बात करेंगे हम, 2 इक्वेशन की बात करेंगे। कोई डाउट मन में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, समझा पूरा कॉन्सेप्ट। इसे कॉपी करो, फिर इसका आगे की बात करते हैं। 2 ध्यान देना, एग्जाम्पल में कोई डाउट किसी मन में नहीं। A1x B1y और C1 = 0 इक्वेशन नंबर 1। A2x B2y C2 = 0 इक्वेशन नंबर 2। देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, और आना भी बहुत लाजमी है, कि सर x और y तुमने मान लिया था, लेकिन क्या हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। पता तो होना चाहिए ना, कितने पेन खरीदे और कितनी पेंसिल खरीदी, कितनी बुक खरीदी। जब तक आपको पता भी नहीं चलेगा क्या काम बन सकता है, हाँ है ना, नहीं ना। तो जब हमने x और y जैसे माना, वेरिएबल्स मैंने मान लिया, तो जब तक बेटा उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ रिजल्ट में एग्जैक्ट आंसर क्या आया। तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद कौन सी वैल्यू निकालते हैं हम, x की वैल्यू निकालते हैं और एक y की वैल्यू निकालते हैं। तो इनको हल करने के मेथड की बात करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हल करने के 2 तरीके, एक होता है ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा ग्राफ, ग्राफिकली। तो एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, और एक होगा आपका बीजगणितीय, अलजेब्रा। ठीक है, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे अभी डिस्कस किया जाएगा। और अलजेब्रा में 3 मेथड पढ़ने हैं आपको, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, तीसरी थी जो थर्ड विधि है आपका ब्रज गुणन विधि, इंग्लिश में बोलेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बात बता दूं मैं आप बच्चों को, अभी जो आप एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हो, तो आप बच्चों के लिए केवल ये विधि पढ़नी है और एक ये वाली विधि पढ़नी है। ये विधि से आपको कोई लेना देना नहीं, ये आपके सिलेबस से डिलीट है।
तो केवल और केवल आपका फोकस बेटा किस पर होगा, एक ग्राफीय विधि पे फोकस होगा, ग्राफी के लिए बात करेंगे हम, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, इस विधि की बात नहीं करेंगे। और एक बात और, चाहे आप इस विधि से सॉल्व कर लो, चाहे इस विधि से सॉल्व कर लो, चाहे इस विधि से सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएगी, किसी विधि से कर लो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, बस विधियां अलग अलग है, वैल्यू सेम आएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अभी जो हमारा मेन फोकस होने वाला है किस पे होने वाला है, ग्राफ। अब तो उन्होंने यहाँ पे नोटिस करना, ग्राफ के आप क्या जानते हो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या क्या होता है, ये वाई। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, जो ये एक्स अक्ष है इसे क्या बोलते हैं हम, भुज, हाँ या ना, यस। देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, भुज को एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, ABSCISSA। और कोट, वाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, हिंदी में पहले तो कोटि, और इंग्लिश में ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। इसे क्या बोला जाता है, पढ़ के आओ क्लास 9th में, जल्दी बोलो। ओरिजन, इंग्लिश में ओरिजन और हिंदी में मूल बिंदु, मूल बिंदु। कोई डाउट बेटा मन में? देखो ये एक्स का पॉजिटिव होता है पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ बेटा नेगेटिव, ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव 1 2 3, ये नेगेटिव। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये ग्राफ का जो क्लास 9th में पढ़ के आए हो वो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो समझना। एक काम करो, पहले कॉपी करो फिर देखते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस के पहले ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। कंडीशन में 1 देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कंडीशन ऐसे ही बनाएंगे, एक्स पे वाई पे बात कर रहे हैं, और थर्ड कंडीशन। देखो बच्चों, हो सकता है मैं कह रहा हूं, समझना दोनों बातें, हो सकता है इन दोनों जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हाँ या ना, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, हो सकता है, क्या पॉसिबल नहीं है? अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, एक लाइन ऐसे जा सकती है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, टच करके निकल रही, काट रही है। तो देखो जहां पर उसने एक दूसरे को कट किया उसके नीचे आ जाएंगे और सामने चले जाएंगे। सपोज यहाँ है 5, यहाँ 4, तो क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई है 5, और ऐसे केस में कितने हल होंगे, एक हल, क्या बोलेंगे, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बेटा से, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बारे में और बात करेंगे, पहले समझ में आया मैंने क्या बताया, कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो केवल एक हल आता है। वो हल कहाँ पर आएगा, जिस जगह वो एक दूसरे को कट करेंगे, टच करके निकल जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइन टच ही ना करें, बिल्कुल पैरेलल चले, रेल की पटरी की तरह। कैसे चले बेटा, बिल्कुल पैरेलल, कभी मिले ही ना। अब आप इन दोनों को देख के क्या कहोगे, कोई जवाब है मन में, क्या कोई जवाब है? क्या एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं? वो अपने रास्ते पे चल रहा है, अपने रास्ते पे चला जा रहा है, सीधे सीधे सीधे, कहीं टच ही नहीं हो रहे। तो क्या लिख देंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस के पीछे कोई आंसर नहीं होता, कोई हल नहीं, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हल नहीं। बात क्लियर है? उसे बेटा क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। कोई डाउट मन में? आपने कहा कि सर कट कर लेगी तो बात बन जाएगी, कट नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा है। और ये भी तो सकता है, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन बेटा सी के ऊपर आ सकती है, हाँ या ना। पहली लाइन भी सी के ऊपर है और दूसरी भी सी के ऊपर है। अरे जब एक लाइन के ऊपर क्या दूसरी लाइन नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे क्या जवाब दोगे आप,
यहाँ तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई, एक ही लाइन थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन गई है, तो क्या बोलोगे? अनेक हल। अनेक, बहुत सारे हल हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। कुछ भी वैल्यू रख दोगे वही आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कंफर्म ही नहीं है, एक तो आंसर आएगा नहीं, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी आंसर्स की। कहाँ पे बेटा? इस जगह। और इसे क्या बोलेंगे? सनपाती रेखा। सनपाती रेखा, इंग्लिश में को इंसिडेंट लाइंस। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें, 3 केस बन रहे हैं ग्राफ में। क्या क्या? पहला, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या दूसरे के समांतर निकल जाएगी, या एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अभी किस तरह हल निकालते हैं हमने वो डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले हमारा जो मेन फोकस होने वाला है ग्राफीय विधि पे होगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको मैं हल निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे अलजेब्रा की तरफ। अलजेब्रा से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसे कॉपी करो।